Hello. Am I audible to everyone? सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes. मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? एक बार कोई माइक ऑन करके एक जन बोल, मतलब एक बार मेरे को तुम लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा? Yes, sir. You are मेरे को audible. इन लोग का आवाज नहीं आ रहा है। फिर से वही दिक्कत है। आवाज नहीं आ रहा है। कैसे आएगा इन लोग का आवाज मेरे को? अगर कुछ पूछना है तो आएगा ना सर, डायरेक्ट आएगा वो तो मेरे को आवाज नहीं आ रहा। देख कहाँ पे कुछ करना पड़ता है, एक बार बताइए। नहीं तो फिर मोबाइल से वो सर ज्वाइन करिए जैसे सर कल डिवाइस से कल अब मोबाइल से ज्वाइन नहीं किए थे हम, उसको कॉल किए थे। कॉल से हम अच्छा। उसको पूरा क्लास लिए। वो एक जगह आईपैड और एक जगह कॉल। तो कहाँ पे वो सेटिंग्स कुछ है जहाँ से चेंज करने से ये होता है? हमको वो बताइए अगर किसी को पता है तो। या नहीं फिर ना सर, वैसा कोई सेटिंग नहीं होता Gmeet में। सो नॉर्मल Gmeet है सर। तो आवाज मेरे को इन लोग का क्यों नहीं आता? हम कल भी नहीं आ रहा था ना देखा हमको। क्या बोलूं सर, आप मोबाइल से ज्वाइन करिए ना अपने उससे, जो व्हाट्सएप चल रहा है ना सर डायरेक्ट। हाँ, हाँ, उससे ज्वाइन करेंगे सर। इससे एक बार हमको बताइए तो सही, इसमें कहाँ पे कुछ हो सकता है सेटिंग्स में मैं चेंज करने से कुछ होता हो कुछ ऐसा? आईपैड में, आईपैड को कैसे अपनी यहाँ पे कैसे बताऊं सर? तो यहाँ होता है आईपैड तो सर जरूर बता देते, थोड़ा देखता। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, वो तो म्यूट और म्यूट वाला ही होगा सर, जो सेटिंग में जाके सर वहाँ की उधर जो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, Gmeet जो है वो मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए सर, वही कह रहा हूँ। फिर अगर आईपैड में दिक्कत आ रहा हो तो उसका दिक्कत नहीं आ रहा। हम वॉइस का ना सर, कहाँ म्यूट का ऑप्शन है? टॉप राइट में आईपैड में आता है ना म्यूट अनम्यूट, हाँ, आईपैड पे। अनम्यूट के बटन पे स्पीकर सेटिंग्स आता है। हमको तो कहीं नहीं आ रहा कोई स्पीकर सेटिंग। ये बता रहा है मेरे को कोई स्टूडेंट सेटिंग्स, और फिर ये आ रहा है, फिर ये आईपैड आ जाता है। हाँ हाँ, 3 डॉट्स है उसके बाद
थ्री डॉट पे जाके उसकी सेटिंग में, सेटिंग्स, उसके बाद सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे माइक्रोफोन करके ऐसा कुछ तो होगा सर। होस्ट कंट्रोल कहाँ है? स्टूडियो साउंड, डोंट शो लैंग्वेज, लाइव कैप्शंस कहाँ है? नहीं है यहाँ पे कुछ भी। एक लड़का बता रहा था होस्ट कंट्रोल से यहाँ पे एक शेयर सेंड कहाँ, मीटिंग ओपन नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। क्या थ्री डॉट्स में गए, उसमें सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद कहाँ, वहां पे क्या आता है, कुछ आता है क्या? नहीं सर, वो तो वहीं आ जाता है सर, वो उसका तो। ठीक है छोड़िए, हम ऐसे क्लास कर। ये आवाज नहीं जाएगा नो, तो फिर थ्री कैसे? डॉट्स टॉप राइट कॉर्नर स्पीकर बटन। अरे वो स्पीकर बटन जो टॉप राइट में, वो क्रॉस बना हुआ, और क्रॉस करने के बाद ये आईपैड आता है टिक करके, ये एयरप्ले आईपैड, जो मेरे को बता रहा है एक जन। अब यार तो फिर डायरेक्टली मोबाइल से सर जो जी मीट है वो उसका डायरेक्ट लिंक पे टिक करके वो कर सकते हैं सर ठीक है मोबाइल छोड़िए, से हम डायरेक्ट। पढ़ाना शुरू करते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। ठीक है। कहाँ टॉप राइट में तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन में क्या कुछ ऐसा? टॉप राइट में माइक का बटन बना हुआ, माइक का बटन, एक बाइक दिख रहा है और क्रॉस दिख रहा है वहां पे उस पर, और तो कुछ दिख नहीं रहा। नीचे में है तीन डॉट वाला, तो ऊपर में नहीं है। तीन डॉट वाला नीचे है, सेटिंग्स है, और सेटिंग्स में कुछ हो नहीं रहा। लॉन्ग प्रेस करने से एयरप्ले आ रहा है और फिर आईपैड दिख रहा है टिक करके। हाँ, तो टॉप राइट वाले स्पीकर बटन से बार बार वो एयर आईपैड आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। मीटिंग का कोड क्यों? XNM IJ YC, XNM IJ YC IZYC IZYC KRY। रिकॉर्डिंग। हाँ, वो टॉप राइट से ही होगा। आवाज आ रहा है? देखो तो आवाज आ रहा है मेरा, बताओ तो एक बार। यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, आ गया आ गया आ गया। हो गया, मेरे को आवाज सुनाई दिया तुम लोग का। मोबाइल से लॉगिन करने से दे रहा, इसमें नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके देखो। हाँ ठीक है, छोड़ो, रिकॉर्डिंग के ऑफ करके देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन करना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में चलो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ही हम लोग शुरू करते हैं, और फर्स्ट लॉ का रिवीजन करा देते हैं पहले। तो फर्स्ट लॉ में जो जो चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो सब सब बता देते हैं पहले, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस पे हम लोग फोकस रखेंगे अपना, जो बात इम्पोर्टेंट सब है। मेरा आवाज आ रहा है अभी सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, बढ़िया बात है अगर आवाज आ रहा है तो। चलो, तो नोट से पढ़ा दे कि लिख के पढ़ाए? नोट से पढ़ाएंगे तो ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, कैसे करें बोलो? नोट्स। हाँ, तो नोट से अगर करेंगे तो थोड़ा कवर ज्यादा कर पाएंगे, तो नोट से कर देते तो क्या होगा, क्लास में मैं ज्यादा कवर कर पाऊंगा, फिर नोट तो मैं तुमको दे ही दूंगा, है ना। और फिर क्वेश्चंस वगैरह तो मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस वगैरह। पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस वगैरह भी करा देंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी पे फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि सबसे पहले तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि भाई सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है जब उसके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है अभी एक पर्टिकुलर स्टेट में खड़ा हुआ है। अच्छा, दो तरह का जो हम प्रॉपर्टी जो कहते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो माइक्रोस्कोपिक जो होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होता है, वो वाला प्रॉपर्टी होता है जिसको हम क्वांटम लेवल पे कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो स्टडी करते हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं बेसिकली। तो अब सबसे पहले तो हम लोग दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरुआत करेंगे वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो देखिए, हम लोग स्टेट फंक्शन का सिंपली वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो कि सिस्टम किस कंडीशन में अभी है उस पर डिपेंड करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो स्टेट फंक्शन होता है आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स एंड फॉलो यूलर्स रेसिप्रोसिटी, फॉलो करता है स्टेट फंक्शन। यूलर्स रेसिप्रोसिटी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स जानना थोड़ा सा, कि यूलर्स रेसिप्रोसिटी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोई एक फंक्शन, कोई एक स्टेट फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। लेट अस सपोज देयर इज a function a which is a function of x and y, है ना। तो यहां पे जो डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डेरिवेटिव जो लेते हैं हम। मेरा आवाज आ रहा है ना, मतलब लैग नहीं हो रहा ना, आराम से सुनाई दे रहा सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो जो स्टेट फंक्शन है उसका क्या होता है कि हम लोग जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और उसके बाद फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जब हम ये दो डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है कि दोनों इक्वल आना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो प्रेशर है, ठीक है। यहां देखो, आइडियल गैस एक एग्जांपल लिया हुआ, नीचे अगर देखेंगे हम लोग कि जो प्रेशर है, प्रूफ करना है कि आइडियल गैस सिस्टम के लिए वो एक स्टेट फंक्शन है। तो P हम लोग क्या लिखेंगे? P इक्वल टू लिखेंगे हम लोग nRT/V लिखेंगे। तो प्रेशर जो है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे
एनआरटी बाई वी का पहले वी के रिस्पेक्ट में फिर टी के रिस्पेक्ट में, जो कि आप 1 नंबर पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे, तो वहां क्या किया हुआ है, पहले वी के रिस्पेक्ट में किया हुआ है फिर टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, तो माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर, और दूसरे केस में करेंगे टी के रिस्पेक्ट में और फिर वी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा माइनस एन आर बाय वी स्क्वायर, तो 1 आया एंड 2 आया और दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि भैया जो प्रेशर है, प्रेशर वो एक स्टेट फंक्शन है। समझ में आ गया सबको? यस हाँ, अब इसको बोलते यूलर्स रेसिप्रोसिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेट फंक्शन के लिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट फंक्शन के लिए, कि साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है स्टेट फंक्शन का, वो साइक्लिक इंटीग्रल क्या होना चाहिए बाबू, वो साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का तुम्हारा जीरो 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 होना चाहिए, ठीक है ना, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट होगा, कोई भी अगर ए स्टेट फंक्शन है तो तुम्हारा ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो पाथ फंक्शन क्या होता है, जो जो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। अब देखना यहां पे जो पाथ फंक्शन है, जो हम लोग पाथ फंक्शन का बात कर रहे हैं, वो दो तरह का ही पाथ फंक्शन हमको मेन जानना है। और वो दो पाथ फंक्शन कौन सा है, वो दो पाथ फंक्शन है, क्या बोलते हैं, एक है तुम्हारा वर्क और दूसरा हीट। और देखो जो वर्क और हीट है वो सिस्टम का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। वर्क और हीट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज ए प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। तो जब प्रोसेस होता है तभी वर्क और हीट का डेफिनेशन आता है। अगर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिफाइनिंग वर्क और हीट। इतना गंदा ही काम करता। अब ठीक है, ऐसा ठीक है। लैग आता है, मेरा आईपैड नया लेना है यार, ये आईपैड खराब हो गया है। परेशान करना शुरू कर दिया। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। दिख रहा दिख रहा, दिख तो रहा है। दिख रहा है ना? यस यस सर। हाँ सर। फ्रीज हो गया है क्या स्क्रीन? नहीं नहीं, ठीक तो है, दिख रहा है। हाँ, तो वर्क और हीट होता है, ठीक है ना। तो एक चीज हम लोग जानेंगे कि एक जो मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि क्या डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा यू जो होता है वो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है, दैट इज चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है डेल्टा यू या डेल्टा एच या डेल्टा एस। क्योंकि स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है वो जीरो होता है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल टू जीरो होता है, ना कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ डेल्टा यू इक्वल टू जीरो नहीं होता है। सो देयरफॉर डेल्टा यू को हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते हैं, हम यू को स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट सबको? यस सर। अब आगे आते हैं फिर। तो अब देखो जब भी हम लोग प्रोसेस का बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे, तो प्रोसेस का जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत तरह का प्रोसेस होता है।
सर स्क्रीन नॉट विजिबल। हाँ, तो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो ध्यान रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जब सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। कर रहे हैं। हाँ, तो जब हम लोग प्रोसेस का बात करते हैं कि कोई प्रोसेस वगैरह हो रहा है, तो वहां पे एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि जो टेम्परेचर इनिशियल फाइनल सेम है और उसको हम आइसोथर्मल बोल देंगे, वो नहीं होता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, है ना, मतलब टी तो कांस्टेंट होगा ही, टी तो कांस्टेंट होगा ही, साथ में और क्या कांस्टेंट होगा? dt इक्वल टू 0 होगा, समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? dv इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे dp इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह एक और होता है, ये तो 3 हो गया, फिर अभी और भी आते हैं हम लोग, चौथा होता है फिर फोर्थ। फोर्थ तुम्हारा होता है आइसो इंथैल्पिक या आइस इंथैल्पिक लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। गंदा काम कर रहा है ये यार। नया आईपैड ले ही लेंगे अब तो, संडे को ले लेंगे। सर आइसोट्रोपिक भी होता है ना? आइसोट्रॉपिक, आइसो एंट्रोपिक बोलते हैं शायद। हाँ वही। आइसो इंथैल्पिक या फिर आइस आइस इंथैल्पिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज DH इक्वल टू 0। और फिफ्थ तुम्हारा होता है आइसो एंट्रोपिक और आइस एंट्रोपिक, जहां पे S इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और DS इक्वल टू 0। फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कैसे देखते हैं हम लोग? तो किस प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक कहते हैं? तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, PV to the power x constant। हाँ, PV to the power x constant। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, है ना। तो बेसिकली कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई C इक्वल टू कांस्टेंट है, CM या C बीटा कुछ भी लिख लो, ठीक है। और इस CM इक्वल टू कांस्टेंट से एक्चुअली में फिर वो रिजल्ट आता है तुम्हारा कि PV टू द पावर X इक्वल टू कांस्टेंट। फिर तुम्हारा एडियाबैटिक होता है, एक एडियाबैटिक में Q0 होता है, तो Q0 होता मतलब ये तुम्हारा फिफ्थ हो गया, ये तुम्हारा फिफ्थ हो गया, और एडियाबैटिक फिर तुम्हारा सिक्स्थ हो गया, तो एडियाबैटिक हो जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो एडियाबैटिक में Q0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रिवर्सिबल को लेके, वो ये है, ये वाला पॉइंट, ये
कि द प्रोसेस कैन बी रिवर्स इवन बाय स्मॉल चेंज, मतलब उल्टे डायरेक्शन में तुम लेके जा सकते हो इवन बाय स्मॉल चेंज, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल चेंज से तुम डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो रिवर्सिबल में क्या होता है कि तुम वापस जैसे ए से बी गए रिवर्सिबल, तो बी से ए रिवर्सिबल आओगे तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है दोनों बोथ कैन बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल कंडीशन, है ना। बट इरिवर्सिबल के केस में वैसा नहीं होता है, तो इट कांट बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंज, ठीक है, इट कांट बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंज, ठीक है। बाकी तो हम समझते हैं कि इरिवर्सिबल में क्या होता है कि भैया फास्ट होता होगा थोड़ा, ये सब बोलने का तो लोग बहुत तरह का बात बोल देते हैं वैसे, लेकिन जो बेसिक बात है वो यही है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे तो होता नहीं है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस तो ऐसा है कि हाइपोथेटिकल होता है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमको आपको पता रहता, तो थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बातों में जाऊंगा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी आसान चीज है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन लाइक कुछ है नहीं, ये आप सब जानते हैं। हम लोग थोड़ा आते हैं इंटरनल एनर्जी पे बात करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि भैया इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है। आइडियल गैस के लिए इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, रियल गैस के लिए इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन वॉल्यूम बोथ, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, एंड तुम्हारा डेल ई बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0। अब रियल गैस के लिए इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन वॉल्यूम बोथ। तो अगर वो दोनों का फंक्शन है तो कैसे लिखोगे, तो ये तरीका होता है, तुम लोग मैथ्स में पढ़े होगे कि इफ यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन वॉल्यूम तो डी यू क्या लिखाएगा, डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी। अच्छा, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा, नीचे वॉल्यूम आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा, है ना। नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ये वाला वॉल्यूम थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे, और इंटू डी टी, एंड डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डीवी। ये मैथ्स का टर्म है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोल सकता है, मैं इसको समझा सकता हूँ कि कैसे आया ये। सर नहीं समझ में। बाप, हम तो मजाक कर रहे थे बाबू, तुम तो सीरियसली ले लिया। देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे ही सब आना चाहिए बाबू, ये सब मैथ्स है, मैथ्स, केमिस्ट्री नहीं है ये सब। इधर देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखता है ना रे तो हाँ सर। डेल वाई बाई, तो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल वाई बाई, अरे यार डेल एक्स क्या होगा, m होगा ना। अरे नहीं समझ रहा है क्या। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है, तो ये, तो डेल्टा वाई तुम क्या लिखेगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिखेगा ना। यस। हाँ, तो वही ना चीज लिखे हम भी यहाँ पे। यहाँ पे दो दो चीज का फंक्शन है, एक टेम्परेचर का एक वॉल्यूम का है। तो दिस अकाउंट फॉर जो टेम्परेचर चेंज की वजह से डीयू में चेंज आया, दिस अकाउंट्स फॉर जो वॉल्यूम चेंज की वजह से आया। यस सर। अभी भी नहीं समझा क्या। समझ गए सर। हाँ, अगर सिंपल सा बात है ना कि अगर वॉल्यूम वाला टर्म नहीं होता तो पहला वाला बचता खाली, फिर तो फिर वो आइडियल गैस वाला आ जाता एक्सप्रेशन। तो दो चीज का फंक्शन है यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी कहते हैं ना स्टेट फंक्शंस को। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल टू 0। जी अच्छा बाय द वे एक और चीज बता देते हैं तुमको यहाँ पे, एक चीज हम तुमको बता देते हैं कि ये हो गया। फिर साइक्लिक प्रोसेस किसको कहते हैं, अच्छा चलो ये बाद में बता देंगे हम, बाद में एक जगह हम क्वेश्चन कराए हैं वहां पे हम बता देंगे।
अब आते हैं, आगे आते हैं। तो अब जो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है तुम्हारा हीट के फॉर्म में, और एक होता है वर्क के फॉर्म में। तो वर्क और हीट क्या है? बेसिकली दीज आर, ये पाथ फंक्शंस होते हैं, एंड दे आर डिफाइंड ओनली व्हेन देयर इज एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अब जो वर्क और हीट है उसको कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, पाप है, ये सब पाप है। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, बिकॉज व्हेन यू राइट लाइक दिस यू आर ट्राइंग टू से दैट इट इज Q2 माइनस Q1। तो बट जब सिस्टम किसी स्टेट पे खड़ा हुआ है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ वर्क एंड हीट। द वर्क एंड हीट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। So integral dq is always written q and not delta q. Similarly, integral dw is equal to w and not delta w. And both work and heat appears at the boundary of the system. तो जो सिस्टम का बाउंड्री होता है वहां पे वर्क एंड हीट अपेयर करता है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन तो अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ा कुछ और बताते हैं पहले। हीट कैपेसिटी हम लोग जानते हैं। हीट कैपेसिटी जो होता है, ये नहीं देखना है। नाउ अब हम लोग आते हैं, आगे बात करते हैं। पहले वर्क पे आते हैं हम लोग अब यहाँ पे। तो वर्क जब हम लोग बात करते हैं बाबू, तो वर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो बता दिए, इंटीग्रल dw इक्वल टू w लिखना है। अब केमिस्ट्री में जो होता है वो दो तरह का वर्क हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो एक होता है तुम्हारा मैकेनिकल वर्क, जिसको पीवी वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो हम लोग पूरा टाइम इसी मैकेनिकल वर्क से ही डील करते हैं, ठीक है। फिर एक होता है तुम्हारा मैकेनिकल वर्क के अलावा एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क या एडिशनल वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो मैकेनिकल वर्क या पीवी वर्क को छोड़ के बाकी जितना भी तरह का वर्क है उसको हम लोग नॉन पीवी वर्क बोल देते हैं केमिस्ट्री में। तो अब जो साइन कन्वेंशन है वो हमको पता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। और जो बेसिक डेफिनेशन होता है वर्क का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी जो है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है वर्क का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है वर्क का। तो इफ पी एक्सटर्नल इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए तो देन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू जो तुम्हारा है वो इंटीग्रेट कर ले अगर, तो फिर डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। वरना अगर पी एक्सटर्नल वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर रख लो। अब ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया हूं मैं कि सिस्टम अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, और इस साइक्लिक प्रोसेस में पहले बात तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि व्हाट एग्जैक्टली साइक्लिक प्रोसेस, वो नीचे लिख दूंगा अभी मैं यहाँ पे। पहले तो साइक्लिक प्रोसेस में जो तुम वर्क निकालोगे, कैसे निकालोगे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क? तो एक तो होता है कि तुम उस पाथ को चार पार्ट में तोड़ दिए, जैसे ए टू बी जा रहा है, ए टू बी, थोड़ा रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते, ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ए, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ए टू बी निकाल लिए, फिर बी टू सी जीरो होगा और डी टू ए जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और फिर सबको ऐड कर दिए तो नेट वर्क डन इन दी साइक्लिक प्रोसेस ए टू बी से सी से डी से ए पता चल गया। तो अगर देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड निकला दैट इज नथिंग बट द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व इटसेल्फ ओनली। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस जो है, साइक्लिक प्रोसेस किस तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, क्या लिखे हैं? इन सच टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। और अब वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक बताएं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो साइन जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा वर्क का, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा।
अब तुमको साइक्लिक प्रोसेस का जो डेफिनेशन होता है मैथमेटिकल और जो थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन होता है वो बता देते हैं तुम लोग को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। दूर तो साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। तो जो स्टेट है स्टेट, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना? हाँ हाँ सर। हो गया। हाँ सर। तो जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट बराबर होगा एंड एंड अरे यार ये बार बार क्या हो रहा है? गया लगता है, अब फिर से करेगा ये परेशानी, अब नहीं होगा ये। एंड दिख रहा है स्क्रीन? नहीं। इससे अच्छा तो स्टूडियो से ही पढ़ा देते यार, ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, सामने दिखते भी रहते हैं हम। अगले क्लास में स्टूडियो से पढ़ा देंगे, ठीक है? मतलब स्टूडियो स्टूडियो डिजिटल स्टूडियो होता है ना यहाँ स्वारगेट सेंटर में वो। ओ राइट। तो वो स्टूडियो से पढ़ा देंगे, तो वहां पे हम दिखेंगे सामने, कैमरा वैमरा सेटअप होता है ना वहाँ पूरा। वो अलग रूम होता है, 3 रूम है। तुम लोग को तो पता ही होगा, वहाँ अलग बैच चलता है। बाय द वे मेरा नाम पवन विजय है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शंस जो होगा वो 0 आएगा, ठीक है ना? तो ए क्या है? ए स्टेट फंक्शन है, ठीक है? और और एक और बात बता दे रहे कि डब्ल्यू नेट जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, डब्ल्यू नेट या फिर क्यू नेट, दैट मे और मे नॉट बी 0। मतलब 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, ठीक है? ई कौन कॉल कर रहा है? भाग, नहीं उठाएंगे, हट जाएगा फिर नहीं तो। चलो अब आगे आते हैं। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे आया, इस पे चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ, पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है? दिख रहा है लिखा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ सर। अरे स्क्रीन में थोड़ा लैग है, चलो कोई नहीं, काम चलाया जाएगा। तो कैसे पता चला? अपॉन ऑब्जर्वेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इंटीग्रल डी क्यू प्लस क्या देखा गया? डी डब्ल्यू साइक्लिक के लिए 0 होता है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। तो
जब ये देखा गया तो उससे क्या पता चला कि इंटीग्रल डीए मतलब डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज सम डीए वेयर ए इज ए स्टेट फंक्शन, सो देयरफॉर ए को यू दिया, देयरफॉर ए इज यू, तो स्टेट फंक्शन हो गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इंटीग्रेट करने से, तो ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। अब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है वो डब्ल्यू जो होता है वो डब्ल्यू तुम्हारा दोनों डब्ल्यू हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, नॉन एक्सपेंशन भी हो सकता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट आएंगे, तो अब फर्स्ट लॉ से जो आपका रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली वो हर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पीवी एंड डी डब्ल्यू एडिशनल। तो अगर डी डब्ल्यू एडिशनल को मैं जीरो मान लू, एज्यूम जीरो, तो बचता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा कि डी डब्ल्यू वाला टर्म जो है तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम वाला भी जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर तुम्हारा इंटीग्रेट वगैरह करने से क्या आएगा कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब कोई एडिशनल वर्क नहीं है। तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम गोज इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडेड देयर इज नो एडिशनल वर्क। तो लेकिन अब क्या होता था कि भैया मोस्ट ऑफ द वर्क विच टेक्स प्लेस, मोस्ट ऑफ द वर्क या प्रोसेस जो होता है वो यूजुअली कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, यूजुअली मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कंडीशंस पे होते हैं, ठीक है। तो बोला कि भैया एक और टर्म लाओ, कौन सा टर्म लाओ, तो एक ऐसा टर्म लाओ विच टेक्स इनटू अकाउंट ये क्या बोलते हैं फॉर द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को अकाउंट में ले, ठीक है। रुको एक मिनट, इसका एक प्रूफ है। किसका? डेल्टा एच इंथैल्पी कैसे आया, ऐसे तो वो मैं लिखाया हूं कि नहीं वही बस देख रहा हूं। हाँ चलो बता ही देता हूं, लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ। देखो क्या है कि ऐसा है भाई कि हमको एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चाहिए था विच टेक्स इनटू अकाउंट फॉर द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बोला कि एक मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन करो। अब क्या पैरामीटर डिफाइन करो, तो पैरामीटर डिफाइन करो कि भैया ऐसा हो कि फिर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर उसके बराबर आ जाए। तो H इक्वल टू ई प्लस पीवी डिफाइन किया, तो H में ई पी वी क्या है, तो ई पी वी है तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, तो देयरफॉर एच बी स्टेट फंक्शन होगा, और ई और वी एक्सटेंसिव है, देयरफॉर एच बी, क्योंकि इंटेंसिव इनटू एक्सटेंसिव इज एक्सटेंसिव बेसिकली, तो एच तुम्हारा एक्सटेंसिव हो गया, स्टेट फंक्शन है। अब H इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, तो फॉर ए स्मॉल शिफ्ट इन थर्मोडाइनमिक स्टेट, मतलब सिस्टम को अपने थर्मोडाइनमिक स्टेट से थोड़ा सा मूव कर दिएगा, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मूव करने से क्या होगा, थोड़ा सा मूव करने से होगा कि डी एच इक्वल टू डी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। अब पुट डी इक्वल टू एस प्लस फ्लोट क्या होता है, यहाँ एज्यूमिंग दैट ट्रेडिशनल वाला जीरो है, तो डी इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, और तो देयरफॉर डी एच इक्वल टू डी क्यू प्लस माइनस पी एक्सटर्नल डीवी प्लस पी डीवी प्लस वी डी पी आ जाएगा। अब हम रिवर्सिबल पाथ ले लेंगे, सो एज्यूमिंग रिवर्सिबल पाथ। अच्छा, रिवर्सिबल पाथ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एच इज ए स्टेट फंक्शन, तो स्टिल द चेंज इन h will be same whether the path is taken to be reversible or irreversible, so that is not a concern right now कि तुम पाथ कैसा लिए हो, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल लिए हो, सो दैट्स नॉट ए कंसर्न, ठीक है। अरे बोल रहे भाई, समझा? यस सर। सर हुआ अगर किसी फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो या नॉन जीरो, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? अरे स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है ना, होगा रे। ओह, अच्छा ठीक है सर। तो सो एज्यूमिंग रिवर्सिबल पाथ एज एच स्टेट फंक्शन, तो अच्छा रिवर्सिबल पाथ एज्यूम करने में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि भैया रिवर्सिबल पाथ का एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एच जो है स्टेट फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है रिवर्सिबल पाथ एज्यूम कर भी लोगे तो।
अच्छा, जैसे तुम रिवर्सिबल पाथ एज्यूम किए, मतलब क्या है कि सिस्टम जो है स्लोली चेंज हो रहा है। तो स्लोली चेंज होने का मतलब क्या होता है कि जो ओपोजिंग फोर्स है और जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। सो देयरफॉर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल को तुम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। तो पी एक्सटर्नल की जगह लिख देंगे पी इंटरनल, तो पीडीवी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो और कांस्टेंट प्रेशर का बात की तो डीपी जीरो हो गया। तो देयरफॉर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई हुआ है, हीट एक्सचेंज हुआ है, बेसिकली सप्लाई नहीं बोलना चाहिए, हीट एक्सचेंज हुआ है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्लियर है सबको? तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू heat exchange at constant pressure is equal to change in enthalpy of the system. Is it clear to everyone, provided there is no additional work? Yes, sir. ठीक है। हम्म। अब आ जाओ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम लोग बात करते हैं। तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, सुना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ सर। तो अब देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इट इज नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एटम स्लैश मॉलिक्यूल कैन एक्सचेंज एनर्जी। तो अगर इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है कि अगर अब जैसे मान लो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना, तो कोई भी एटम वगैरह तो ट्रांसलेशनल तो 3 ही होगा। अब जब तक लीनियर है तो रोटेशनल कितना होगा? मोनोएटॉमिक में रोटेशनल होता नहीं है, जब तक लीनियर है तो रोटेशनल कितना होगा? 2। और जैसे ही वो नॉन लीनियर हो जाएगा तो एक और रोटेशनल आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ क्या होता है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल होता है, ठीक है ना। अब देखो वाइब्रेशनल में भी कौन सा होगा वो समझा देते हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेचिंग और एक होता है बेंडिंग। लेकिन स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जानने से पहले एक और चीज जान लो कि जनरली वाइब्रेशनल मोड्स गेट्स एक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर। तो मतलब अच्छा खासा हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट होता है। अब देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि फॉर ए गैस सैंपल एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच क्वाड्रेटिक कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी इज सेम एज हाफ केटी। तो जैसे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3/2 केटी निकाले थे, तो 3/2 केटी वहां ट्रांसलेशनल लिए थे तुम। तो हाफ केटी हाफ केटी हाफ केटी इज बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम जी जेड स्क्वायर। यानी पर पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है दैट इज हाफ केटी। पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केटी होता है। केटी क्यों होता है? क्योंकि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसमें 2 तरह का एनर्जी इंड्यूस होता है। एक होता है वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 2 क्वाड्रेटिक टर्म है। तो देयरफॉर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ केटी प्लस हाफ केटी इक्वल टू केटी होता है वहां पे। ठीक है। अब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेचिंग, दूसरा होता है बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग में होता है सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटर ऑफ मास कहां पे है मॉलिक्यूल का। और दूसरा होता है बेंडिंग। तो बेंडिंग में 2 तरह का होता है, इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। तो स्ट्रेचिंग इज लाइक, तुम समझो कि जो बॉन्ड है उसको स्प्रिंग के जैसा सोचो। तो वो स्प्रिंग के जैसा सोचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि दैट इज उसी की वजह से वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। और क्योंकि वो उस पोजीशन के अबाउट, वो स्प्रिंग के अलावा जो मॉलिक्यूल्स है वो भी अपने पोजीशंस के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके कारण आ रहा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 2 तरह का आता है, एक होता है बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग है, बॉन्ड का स्ट्रेचिंग वगैरह जो हो रहा है दैट इज वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस कर रहा है। और एक जो मूवमेंट ऑफ एटम्स उसके कारण वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस हो रहा है। तो अब 2 तरह का होता है। तो बॉन्ड की वजह से होता है तुम्हारा स्ट्रेचिंग वाला। अब होता है कौन सा? बेंडिंग वाला। तो बेंडिंग वगैरह वाला कैसा है?
तो वी शेप बनाओ हाथ में, वी शेप सबको अपने हाथ में वी शेप बनाओ, विक्ट्री वाला जो करते हो ना ऐसे, ठीक है। मान लो कि दो एच एटम है ऊपर में और नीचे में ऑक्सीजन है, तो सीजरिंग का मतलब क्या है? सीजरिंग का मतलब है उसको कैंची के जैसा चलाओ, वी शेप बना के कैंची के जैसा हाथ में चलाओ, समझे कि नहीं? अभी यहाँ वीडियो ऑन नहीं कर सकता, मैं घर पे हूं, वरना करके दिखाता मैं तुमको, ठीक है। वरना वीडियो पे अगर सामने डिजिटल स्टूडियो में पढ़ाएंगे तो वहां पे तुमको बता देते वैसे। तो कैंची जैसा चलाओ तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है सीजरिंग बोलते हैं इसको। एक होता है रॉकिंग। रॉकिंग कैसे होता है? वी शेप बनाओ और उसको ऐसे करो, घुमा, मतलब लेफ्ट राइट करो उंगली को, जो ऐसे नहीं टाटा करते हैं जो, मतलब ऐसे करके टाटा, समझ गए ना? टाटा जो करते हैं बचपन में करते थे, टाटा टाटा वैसा वाला। तो वैसा रॉकिंग हो गया। फिर वैगिंग कैसा हो गया? वैगिंग में ऐसा हो गया कि वैगिंग में हो गया कि वी शेप को अ, आगे की तरफ टिल्ट करो दोनों उंगली को, फिर पीछे ले जाओ, तो आगे पीछे उंगली को, मतलब ओ को वहीं पे रखो, आगे पीछे करो एच को, तो वो हो गया वैगिंग। फिर हो गया ट्विस्टिंग। कैसे हो गया कि एक उंगली आगे की तरफ, दूसरा उंगली पीछे की तरफ, आगे पीछे, तो दैट इज ट्विस्टिंग। तो चार तरह का होता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम तुमको समझा देते हैं, जैसे मान लो कि H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा हाई टेम्परेचर में एक्टिवेट होगा। तो स्ट्रेचिंग हो जाएगा कितना? एक। और स्ट्रेचिंग किसकी वजह से हो रहा है? ये स्ट्रेचिंग हो रहा है उसके बॉन्ड की वजह से। समझे? अब जैसे CO2 ले लो, तो ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल 2 है, वाइब्रेशनल 4 है, तो 2 स्ट्रेचिंग है फॉर्मूला से और बेंडिंग 2 है। तो स्ट्रेचिंग 2 क्यों हो रहा है? तो 2 स्ट्रेचिंग जो हो रहा है वो बॉन्ड की वजह से हो रहा है, बॉन्ड। बुझा रहे हैं? समझा? हाँ ठीक। अब आ जाओ यार थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस सिस्टम। तो वर्क तो हमको पता है। अब डेल्टा यू देखो, केटीजी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम कैलकुलेट करता था, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था, क्योंकि वहां डेरिवेशन में ट्रांसलेट 3/2 एनआरटी, या फिर पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 केटी। तो यहाँ 3 क्या है? 3 है ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अच्छा, अब फ्लोट में हम लोग देखें क्यूवी इक्वल टू डेल्टा यू होता है, ठीक है ना? क्यूवी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू। नाउ डेल्टा यू जो होता है, सॉरी क्यूवी जो होता है, अगर कोई फेस चेंज नहीं है, नॉट डेल्टा यू, क्यूवी जो होता है वो होता है एनसीवीएम डेल्टा टी। क्यूवी होगा ना एनसीवीएम डेल्टा टी। हाँ जी, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब क्यूवी बराबर डेल्टा यू है, लेकिन जो क्यूवी बराबर एनसीवीएम डेल्टा टी है वो तुम तब लिख सकता है जब कोई फेस चेंज नहीं है ना। अगर फेस चेंज होगा तो फिर क्यूवी बराबर एनसीवीएम डेल्टा टी थोड़ी लिख पाएगा रे, समझा? क्योंकि जब फेस चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो फेस चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, पर हीट तो एक्सचेंज होता ही है ना। लेटेंट हीट Alternative. ऐड हो जाएगी। जो भी है, भावनाओं को समझो। तो क्यूवी इक्वल टू एनसीवीएम डेल्टा टी, तो ये क्यूवीएम इक्वल टू एनसीवीएम डेल्टा टी कब एप्लीकेबल है? जब कोई फेस चेंज नहीं हो रहा, और दूसरा तुम ये एज्यूम कर लियो कि सीवीएम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो कि एक्चुअली में होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अब अच्छा, आइडियल गैस के लिए तो देयरफॉर केटीजी से अगर हम लोग कोरिलेट करें, तो केटीजी से कोरिलेट करेंगे तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? तो 3/2 एन आर डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर एनसीवीएम डेल्टा टी आया। तो इसका मतलब सीवीएम बराबर क्या आ गया? सीवीएम बराबर आ गया तुम्हारा 3/2 आर। आया? हाँ, समझा कि नहीं? लेकिन ये सीवीएम कहां से आया? केटीजी वाला में, वहां तो सिर्फ ट्रांसलेशनल लिया था ना। तो उसी तरह डेल्टा एच क्या आ जाएगा? एनसीपीएम डेल्टा टी। तो तो नोट क्या लिखा हुआ? दिस इज ऑलवेज ओनली फॉर आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच जो होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ है या कांस्टेंट प्रेशर पाथ है कि नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इज ऑलवेज है
equal to NCVM delta T and NCPM delta T because it is a function of temperature only. तो पाथ से तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है. पाथ से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? पाथ इंडिपेंडेंट है डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर आइडियल गैस सिस्टम. क्यों पाथ इंडिपेंडेंट है? क्योंकि वो तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे खाली डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है. तो पाथ कुछ भी हो तो हमको क्या लेना उससे? कोई डाउट है तो पूछ लेना बाबू, बता दे रहे हैं. ऊपर से पार हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे. हाँ, तो अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीवी एंड सीपीएम. तो एच इज इक्वल टू क्या होता है? ई प्लस पीवी होता है. तो डिफरेंशिएशन ले लो भाई. तो डी एच बाई डी टी एनसीपीएम होता है. तो सीवीएम हो गया सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर हो गया. लेकिन सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर होता है 1 मोल के लिए. कितना मोल के लिए? 1 मोल के लिए. अगर 2 मोल होगा, कितना मोल होगा? 2 मोल. तो फॉर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अगर ले ले, NR. Nearest relation. ठीक है. ए बाबू, खाना पीना तुम थोड़ा बंद करके करो ना. आवाज थोड़ा. हम लोग क्या करेंगे जान के तुम क्या खा रहा नहीं खा रहा है. हाँ, चलो. कंक्लूजन, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द एनर्जी प्रोवाइडेड गोज इनटू चेंज इन एरिया. चलो ठीक है, फालतू इस बात. अब इसका मतलब क्या? हीट कैपेसिटीज फॉर एन आइडियल गैस है ना. आइडियल गैस, क्योंकि मोस्टली तो हम लोग आइडियल गैस पे ही चर्चा करते हैं. तो ये सब तो फालतू है. ये सब तो तुम समझ ही गए ना रे. अब क्या करना है? बस ध्यान रखना कि जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेगा तो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केटी होगा. जैसे एक एग्जांपल के लिए हम तुमको एक तो बता देते हैं. इसमें से कौन सा बताते? जल्दी बोलो. ट्राइएटॉमिक. कौन सा, लीनियर कि नॉन लीनियर? लीनियर. Linear. चलो, ट्राइएटॉमिक में देखो. अब जैसे मान लो सीवीएम है, तो सीवीएम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुम क्या लेगा? विदाउट पहला वाला कॉलम देखो, विदाउट पहला वाला, पहला 2 जो है. तो विदाउट वीडीएफ में तुम्हारा 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन होगा, 5R2 हो गया. और सीपीएम तुम्हारा हो जाएगा 5R/2 प्लस आर, तो वो 7R/2 हो गया. समझ गए रे? हाँ सर. अब अगर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले रहा हूं, देखो ट्राई एटॉमिक है, तो ट्राई एटॉमिक में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 9 होता है. हाँ या ना? बोल भाई. हाँ. तो 9 होता है. 9 माइनस 5 कर दे ट्रांसलेशन रोटेशनल, तो बचा 4 वाइब्रेशनल. पर वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन डबल होता है, 8 है कि नहीं? तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का 5 और वाइब्रेशनल का 8, तो 5 + 8 13 हो गया. तो 13R/2 हो गया. और सीपीएम क्या हो जाएगा फिर? सीपीएम हो जाएगा प्लस आर, तो 15R/2 हो गया. समझा कि नहीं समझा रे? हाँ सर. Yes, sir. चल भाई आगे बढ़ते हैं. अभी ग्राफ और आप भी बताना. फर्स्ट लो का बहुत सारा ग्राफ है, 25-30 ग्राफ है. चल, ये सब समझ गया. अब एक बात देख. तो आइडियल, अभी जैसे फॉर आइडियल गैस डेल्टा यू इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीवीएम डेल्टा टी. अगर इसमें भी किसी को डाउट है कि सर वाई इट इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीवीएम डेल्टा टी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर हो, दुनिया जहां का फलना टिकना कैसे नो प्रोसेस हो, डेल्टा यू का वैल्यू यही आएगा. तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई. और डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपीएम डेल्टा टी आएगा फॉर आइडियल गैस अंडर गोइंग ए प्रोसेस. तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पी हो गया. डेल्टा ले ले तू दोनों तरफ. तो डेल्टा ले लेंगे तो अगर टी कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों 0 हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एच एंड यू बोथ. अच्छा, कैसे पता चला फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? तो ई तो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और एनआरटी में टी है कि नहीं? हाँ सर. तो एच इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो एक तो तुम लिख सकता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई. डेल्टा छोड़िए वहां पे, भावनाओं को समझ लो. भावनाओं तो तुम लोग समझे जाते होगे जी. यहाँ डेल्टा ई है, ठीक है. तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी होता है ना रे. तो डेल्टा ऑफ पीवी क्या होगा? P2V2 माइनस P1 P1V1. तो हो गया आइडियल गैस के लिए. लेकिन जब रियल गैस का बात करते हैं तो बहुत लोग तेज बनता है. रियल गैस में क्या करेगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एनआर डेल्टा टी लगा देगा. का है माने मेरा? का है माने भाई? तो हम लोग पढ़े पीवी इक्वल टू एनआर टी होता है. अरे भाई रियल गैस में नहीं लगाना है. और फॉर दैट मैटर
रियल गैस छोड़ दो, अगर लिक्विड और सॉलिड सिस्टम है तो उसमें भी तुम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी लगा सकता है, क्योंकि एच इक्वल टू ई प्लस पीवी तो कोई भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? अरे बोल भाई। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन, डेल्टा ऑफ पीवी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन होगा, ना कि एनआर डेल्टा टी। समझ गया ना, फर्जी बड़ा मत कर देना। अच्छा, कोई सॉलिड और लिक्विड सिस्टम है, वर्क कैसे होगा? अरे भाई, वर्क का यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ऑफ इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी, चाहे सॉलिड लिक्विड हो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, बात खत्म। और डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ए पढ़ा है ना रे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। Yes. चल भाई, ये Yes, सबको sir. छोड़ते, ये सब फालतू है ना, इसमें कोई दम नहीं है ये में। क्वेश्चन करना है ये सब, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन कराने में मन नहीं लग रहा मेरा, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब फालतू फालतू सर क्वेश्चन। क्या? वो डेल्टा एन जी इक्वल टू जेड माइनस सी, वो क्या है? अरे वो डेरिवेशन करवाए थे हम, वो डेरिवेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी का। ठीक है सर। हाँ, चल भाई, क्वेश्चन करना है क्या एक दो तो इजी इजी। Yes, sir. अब चलो कर लेते हैं, ऐसे तो इजी है। अब जैसे बताना है तुमको, तुमको ये बताना है कि इस प्रोसेस में सिस्टम वर्क कर रहा है कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है, टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और एक्सटर्नल टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। चल भाई बता, पहला वाला में क्या होगा? जल्दी कर भाई। Kg प्लस Cl माइनस की Cg से, जल्दी बोल जल्दी बोल। सिस्टम कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है? कोई भी माइक ऑन करके System. बोल दो। हाँ, अब Ag प्लस Cl माइनस सॉल्ट में वॉल्यूम घट रहा है ना, तो वॉल्यूम घट रहा है तो सराउंडिंग कर रहा है। दूसरे Surrounding. हाँ हाँ ठीक है, दूसरे वाले केस में बी में क्या होगा? बी में क्या है कि System. सॉलिड से गैस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिस्टम कर रहा है। फिर अगले वाले केस में 4 + 7 11 है और वहां 10 है, यानी वॉल्यूम घट रहा है तो सराउंडिंग कर रहा है। फिर डी वाले केस में 1 + 2 3 है और वहां राइट साइड में एक भी नहीं है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग कर रहा है। अब हाँ। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जा रहा है, तो H2O सॉलिड से लिक्विड जाता है तो वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है? बढ़ अरे गधा, घटता है, घटता है। Become anomalous घटता expansion. घटता घटता हाँ है। ठीक है, Cage घटेगा like structure. तो घटेगा तो क्या हो गया? सराउंडिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। और बाकी नीचे 1 मोल गैस से 2 मोल गैस जा रहा है, तो देयरफॉर सिस्टम वर्क कर रहा है। खेल खत्म, पैसा हजम। चल भाई अगला। अब अगला ये सब क्वेश्चन तो थोड़ा आसान है कि 2 moles ऑफ जिंक इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस HCl, फाइंड वर्क डन इन ओपन वेसल। तो ये सब क्वेश्चन रहने देते हैं थोड़ा सा। क्या करें, क्वेश्चन अभी कराए? क्वेश्चन हम अगले क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, आज थोड़ा पढ़ाते हैं, है ना। अगले क्लास में फिर न्यूमेरिकल खूब सारा प्रैक्टिस वैक्टिस हाँ सर। करवाएंगे। आज थोड़ा एक बार पढ़ो और फिर खुद से मेहनत करो। और सबके पास बुक होगा ना रे, एक वो बुक ले लो, या तो कोई सा भी बुक ले लो, या तो तुम ले लो जो भी तुम्हारे पास है, सर से पूछ लेना अपने वहां। जैसे Okay, यहाँ sir. कोहिनूर बैच में तो देखो, यहाँ पे नीरज कुमार सर वाला बुक रेफर किया हुआ है, वही करवाते हैं हम। तो सर अनावस्थी नहीं देते? एन अवस्थी भी कर सकते हो, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एन अवस्थी कर लो, क्या बात है, वो भी बढ़िया बुक है। सर उसमें बहुत क्वेश्चन है, लेकिन नीरज कुमार मतलब लेवल 1 पियर्सन में वाला. बहुत ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? लेवल 1 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। किसमें लेवल 1 में Anyway, अनावस्थी के। ज्यादा क्वेश्चन है?
200 है एक में। 200 है तो तुमको 200 एक दिन में थोड़ी करना है। हाँ, तुमको क्या बैठा के पनिशमेंट दिया हुआ का एक दिन में बैठ के तुमको 200 क्वेश्चन करना है? तुमको ज्यादा लग रहा है? 3 हफ्ता चला होगा ना कम से कम थर्मोडायनेमिक्स, तुमको टाइम नहीं मिला हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करने का? है, तुमको ज्यादा लग रहा है जी? तुम IIT जाएगा ऐसे? तुमको क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, बताइए। सर नीरज कुमार पियर्सन वाला। हाँ, पियर्सन वाला है। कुछ भी जो भी तुम्हारे पास करो ना यार, उसको पूरा कंप्लीट करो, चाहे नीरज कुमार सर वाला करो या ये वाला करो, जो एन अवस्थी ली हुआ। अगर नहीं है बुक तो नीरज कुमार सर वाला बुक ले लो, करो बैठ के। करो तो बढ़िया से करो, एक बुक तो सब करता है यार, सभी कोई करता है। चल भाई, हीट कैपेसिटी पे आते हैं। अब हीट कैपेसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, तो गैस 1 प्लस गैस 2 गिव्स मिक्सचर। तो Q1 क्या हो गया? N1 C1 डेल्टा टी, Q2 हो गया N2 C2 डेल्टा टी। तो Q हो गया N1 प्लस N2 C मिक्स डेल्टा टी, तो Q1 प्लस Q2 Q था या ठीक है यार, C मिक्स हो गया तुम्हारा NC1 N1 C1 प्लस N2 C2 बाय N1 प्लस N2। और नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा सा तैयारी के साथ आना, हम क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, समझे ना? तो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, पहले बता दे रहे हैं, रोना मत बैठ के फिर। चलो ये सब क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, ये हम क्वेश्चन वगैरह सब अगले क्लास में। आज तुम खाली पहले थ्योरी पढ़ो अच्छा से पहले, और थोड़ा सा, ठीक है? चल भाई देख, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का बात करते हैं। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस का हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा बात करेंगे? तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है ना? तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में हम लोग सब तो निकाले हुए हैं ना, अरे ये सब एक्सप्रेशन, W इक्वल टू -2.303 निकाले ना ये दोनों? हाँ, हाँ सर। यस। तो इसमें तो हम नहीं जाते, ये तो सब कोई निकाला है, देखा है कि फॉर्मूला होता है, ये तो हमको याद रहना चाहिए। तो हम बात करते हैं तुमसे एडियाबैटिक का फिलहाल अभी, ठीक है ना? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इक्वल टू 0, ठीक है? तो एडियाबैटिक कोफिशिएंट क्या होता है? गामा इक्वल टू CPM बाय CVM, आइडियल गैस के लिए जो हम लोग लिखते हैं CVM प्लस R बाय CVM, तो 1 प्लस R बाय CVM, ठीक है? ठीक है ना? तो गामा इक्वल टू 1 प्लस R बाय CVM हो गया। तो इफ वी कंसिडर ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज, तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल लेंगे तो गामा मामा जो होंगे हमारे 1+2/f हो गया, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो गामा घटेगा। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो गामा क्या होगा? गामा मामा घटेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बाबू, अरे यार एक सेकंड रुको तो, ट्राई एटॉमिक के लिए ये वाला CVM डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 5R/2। अरे यार ये गलत हो गया ना यहाँ पे, ओ हो, ये 6 नहीं आएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। पर ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल है। इफ यू कंसिडर ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल तब ये वाला आएगा। हाँ, तो ये वाला हटाना पड़ेगा। चलो, अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एज पर फ्लोट, du इक्वल टू dq प्लस dw, तो dq इक्वल टू 0 होता है एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल बात कर रहे हैं फिलहाल, तो du इक्वल टू dw, तो du को क्या लिख सकते हो? NCVM dt। और आइडियल गैस का बात हो रहा है भाई, ये अंडरस्टूड है, हम लोग आइडियल गैस का ही चर्चा कर रहे हैं। ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? वर्क एनालिसिस ऑफ आइडियल गैस सिस्टम। अच्छा, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पर फ्लोट du इक्वल टू, तो ये अब जब तुम इसको सॉल्व करेगा, तो सॉल्व करेगा तो देख ले भाई, सॉल्व देख ले खुद से भाई, इंटीग्रेशन वगैरह तो तुम लोग पढ़ा है बचपन में,
है ना। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आ रहा है रिलेशनशिप पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, आ रहा है ना, देख ले भाई। इंटीग्रेशन तो हम लोग बच्चा बच्चा जानता है भाई, आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में जाना, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है अगर हमको, तो हमको विचार करना पड़ेगा फिर हमको एक बार कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो मीम आता है ना, वो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। तो देख ले भाई, एन सीवीएम डी टी, पी को पुट कर दिया एनआरटी बाई वी, पी को क्यों कर पुट कर दिया एनआरटी बाई वी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से रिप्लेस कर दिए। तो डी टी बाई टी इक्वल टू, तो फिर वहां से जब इंटीग्रेट वगैरह किए, तो इंटीग्रेट वगैरह सब करने के बाद क्या आया, इंटीग्रेट वगैरह सब करने के बाद पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आया। नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, समझा रे। हाँ सर। हाँ जी। हाँ, अब इसका यूज कहाँ आता है, इसका यूज आता है स्टेट स्टेट फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है ना। मतलब मान लो कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट किया, तुमको P1 V1 दे दिया, P2 दे दिया, पर V2 नहीं दिया, तो इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो टू फाइंड आउट V2 वगैरह सब, क्लियर है। हाँ अब चलो वर्क डन का डेरिवेशन दिखाते हैं इसका यूज करके। तो अब वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क ये हो गया पीडीवी यहाँ, क्या बोला, पीडीवी। हाँ, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पी को पुट कर दिए, ठीक है ना। तो पी को क्या पुट कर दिए बाबू, पी को हम पुट कर दिए के बाय वी का पावर गामा मामा। तो के बाय वी का पावर गामा मामा, तो उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए V2 से V1, फिर K2 के को पुट कर दिए, के को क्या पुट कर दिए, के को एक बार पुट कर दिए P2 V2 गामा -1, फिर एक बार पुट कर दिए P1 V1 गामा, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे V1 ज्यादा लिखा गया, एक बार और लिखा गया। अरे यार क्या, एकदम आई डोंट लाइक इट, ये V1 ज्यादा लिखा गया, V1। हाँ अब ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, P2, दिस इंप्लाइज, जस्ट सेकंड माय डियर फ्रेंड, दिस इंप्लाइज W, हो गया, ठीक है। क्लियर है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है क्या, यस। ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, अच्छा ये वर्क आ गया, इंटीग्रेट करके पूरा कैलकुलेट करके ये आ गया, ठीक है ना। अब एक ऑल्टरनेट तरीका है, ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि इन एडियाबैटिक डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा एन सीवीएम डेल्टा टी, विच विल बी इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 बाय गामा -1। मतलब डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू होता है, और डेल्टा यू एन सीवीएम डेल्टा टी होता है, सीवीएम होता है आर बाय गामा -1। तो देयरफॉर क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया एन आर डेल्टा टी बाय गामा -1। तो तुम जो उतना ऊपर इंटीग्रेट करके निकाला वही आ गया, वही डेल्टा यू है, समझ गया। यस सर। अब आते इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो एज पर फ्लोट डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इक्वल टू 0, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब इरिवर्सिबल में तुम क्या लिखेगा, इरिवर्सिबल में तो क्या, इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। यस सर। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। अच्छा, एक और चीज होता है, तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं मान लो। और इसको ले लेते हैं 2, है ना। तो 1 विल बी इक्वल टू 2, है कि नहीं। हाँ, तो माइनस पी एक्सटर्नल और वी टू माइनस वी वन है, तो वी टू को तुम लिख सकते हैं एनआर टी टू बाई पी टू माइनस एनआर टी वन बाई पी वन, है ना, इक्वल टू एनआर टी टू माइनस टी वन बाई गामा माइनस वन। तो इस इक्वेशन को तुम यूज कर सकते हो टू फाइंड दी अननोन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, स्टेट पैरामीटर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक में तुम क्या इस्तेमाल करता है, पी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन, पी टू वी टू टू पावर गामा माइनस वन वाला इस्तेमाल करता है ना। क्लियर है। अरे बोल भाई, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। चल, ग्राफ भी बताना है यार। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना। देख, मान ले ए से बी दो पाथ है, एक है एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एक है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब देख ऊपर में क्या लिखा हुआ, u बीइंग स्टेट फंक्शन, u तो स्टेट फंक्शन होता है। तो अच्छा, और हम लोग को ये भी पता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू यू क्या प्लस होता है, डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब क्यू तो 0 है यहाँ पे, क्योंकि दोनों पाथ कैसा है, एडियाबैटिक है। तो डेल्टा यू रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा यू इरिवर्सिबल, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डब्ल्यू इरिवर्सिबल हो गया, है ना। तो बट वर्क बीइंग पाथ फंक्शन, सो दिस इज नॉट ट्रू। अगर डेल्टा यू रिवर्सिबल डेल्टा यू इरिवर्सिबल के बराबर तो होगा ही, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, तो उस हिसाब से डब्ल्यू रिवर्सिबल डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। पर वो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। तो इसका मतलब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि बेसिकली कोई दो थर्मोडायनेमिक स्टेट है ए एंड बी, तो उन दो दो थर्मोडायनेमिक स्टेट के बीच में या तो मतलब एक ही रास्ता हो सकता है, या तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल या तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल। यानी ए से बी या तो तुम सड़क से जा सकते हो, या तो तुम नदी से जा सकते हो, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ए से बी पहुंचने के लिए एक सड़क भी और एक नदी भी है, दोनों में से कहीं से भी चल जाओ। यानी ए और बी पॉइंट जो है, ए और बी पॉइंट जो थर्मोडायनेमिक स्टेट लिखे हुए ना ए एंड बी, जैसे मान लो से ऐसे, तो यहां पे ये ए ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ए। तो ए से अगर तुम बी जा रहे हो, तो या तो थर्मो एडियाबैटिक रिवर्सिबल पाथ होगा, नहीं तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल पाथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता दो पॉइंट के बीच में एडियाबैटिक रिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबैटिक इरिवर्सिबल पाथ हो। उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, जैसे मान लो कि तुम ए से शुरू किए और इनिशियल स्टेट है तुम्हारा P1 V1 एंड T1, और तुम बी और सी पे गए, ठीक है, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल, ठीक है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, बेसिकली Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी और सी का प्रेशर सेम है,
बी और सी का प्रेशर सेम है, और अगर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का अलग आएगा। क्यों आएगा अलग? बहुत सिंपल सा बात है, दोनों का कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला ही अलग होता है मेरे भाई। एक 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 में तुम फॉर्मूला यूज करते हो पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट करके थर्मोडायनेमिक स्टेट निकालने के लिए, और दूसरे में तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ये वाला जो यहाँ लिखे हो, ये वाला है ना, माइनस पी एक्सटर्नल T2 माइनस T1, ये सब वाला जो किए थे हम लोग। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर एक एक पैरामीटर सेम हो गया, एक अगर तुम सेम कर भी दिए, क्या ना, एक मन है कि एक सेम करेंगे हम, तो बाकी दो अलग हो जाएगा। तो यानी कि यू कैनॉट कनेक्ट टू thermodynamic states by adiabatic reversible as well as adiabatic irreversible at the same time. So either there exists a reversible path or exists a irreversible path. समझ गया? हाँ अब फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में वर्क डन क्या होता है, वो एकदम सेम उसी तरह आता है। और रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है, तो सीएम इक्वल टू क्या होता है, सीएम इक्वल टू सीवीएम प्लस आर बाई 1 - x आता है। ये सब रिजल्ट तो तुम लोग क्लास में किया होगा ना, सीएम इक्वल टू सीवीएम आर प्लस 1 - x। यस सर। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ, दो दो प्रूफ है। चलो अब आगे आते हैं, क्वेश्चन वगैरह छोड़ते हैं, पहले हमको ग्राफ बताना है, टाइम नहीं बचा हुआ है। तो बहुत सारा ग्राफ है बाबू, है ना? कौन सा ग्राफ पहले बताए, टाइम भी तो नहीं है। चलो शुरू इसी से कर देते हैं यार। आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो, ठीक है ना? तो अगर एक्सपेंशन हो रहा मान लो, ठीक, तो एक्सपेंशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अगर मान लो एक स्टेज में एक्सपेंशन हो गया, मतलब बाहर का प्रेशर तुम एक बार में घटा दिए। जैसे मान ले 10 से 1 जा रहा प्रेशर, कितना जा रहा, 10 से 1। तो पहले P1 V1 था, अब प्रेशर घटा के 1 कर दिया, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होके V1 से V2 हो गया भाई। समझ रहा है? 10 और 1 ले ले भाई, पहले प्रेशर 10 था, वॉल्यूम 1 था, अब प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 10 हो गया। तो जो एक्सपेंशन हुआ वो किसके अगेंस्ट हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। एक्सटर्नल तुम कितना कर दिया, 1 कर दिया भाई, तो 1 के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ, तो एरिया वो आएगा P2 के अगेंस्ट। अब इस बार क्या किया तू, इस बार पहले 10 से 5 ले गया, 10 से ले गया 5, फिर 5 से ले गया 1 एक्सटर्नल प्रेशर। तो दो 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 स्टेज में आएगा। तो एक आ गया इंटरमीडिएट कि 10 से 5 ले गया, और फिर 5 से 1 ले गया। तो वर्क जो आएगा 10 से 5 जब तुम ले गया, तो 5 के अगेंस्ट जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ, और फिर 1 के अगेंस्ट जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ। अब तुम क्या किया कि धीरे धीरे एक्सटर्नल प्रेशर घटाया, तो धीरे 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 करके घटा रहा एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये आएगा। तो सबसे ज्यादा वर्क डन कब आता है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज मैक्सिमम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज मैक्सिमम व्हेन वर्क इज डन रिवर्सिबली। तो तुम ग्राफ से भी समझ सकता है, ठीक है? अब आते हैं कंप्रेशन के केस में। अब कंप्रेशन में क्या होता है भैया, मान ले प्रेशर 1 है, बाहर का प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 10 है, सडनली तुम बाहर का घटा के डायरेक्टली 10 कर दिया, तो बाहर का 10 कर दिया, वर्क तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है, वर्क तो सराउंडिंग कर रहा होता है। तो क्या होगा भाई, तो 10 के अगेंस्ट हुआ, तो 10 के अगेंस्ट कंप्रेशन हुआ, तो 10 से 1 हो गया। समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब अगला केस में क्या, 10 से 5 लेगा और 5 से 1 लेगा। तो पहले जब 10 से नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिए, एक था, 1 से 5 ले गए, फिर 5 से 10, तो पहले 5 के अगेंस्ट हुआ वर्क, तो 5 के अगेंस्ट मतलब ये वाला वर्क हो गया, ये वाला। फिर 10 के अगेंस्ट, तो 10 के अगेंस्ट यहां से यहां तक हो गया, ये वाला। समझ में आया?
यस सर। और उसके बाद धीरे धीरे कर रहा है। तो सबसे कम वर्क कब करना पड़ा सिस्टम में? व्हेन इट इज डन रिवर्सिबली। समझ गए? क्यों सर? ग्राफ से नहीं दिख रहा है तुमको? देखो ग्राफ में तो दिख ही रहा, सबसे कम वर्क रिवर्सिबली करना पड़ा है सिस्टम में। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज मैक्सिमम व्हेन द सिस्टम डज इट रिवर्सिबली, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज मिनिमम व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम रिवर्सिबली। ग्राफ से समझ सकता है, ग्राफ से नहीं समझना, फील लेना है, फील लेंगे, फील से समझ ले भाई। जैसे मान ले तुम पहले धक्का मार रहा, प्रेशर कम हो रहा है, तो सिस्टम ज्यादा काम कब करेगा? मान ले तुम दरवाजा को धक्का लगा रहा है और बाहर का प्रेशर अंदर 10 है और बाहर 1 है, और एक बार धक्का लगा रहा है जब बाहर का प्रेशर धीरे धीरे 10 से 1 जा रहा है, तो जहां कहां ज्यादा ताकत लगेगा? जब धीरे धीरे 10 से 1 जा रहा है तो तुमको ज्यादा ताकत लगेगा ना। तो वर्क बाय डन बाय द सिस्टम इज मैक्सिमम व्हेन इट डज इट रिवर्सिबली। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम मैक्सिमम कब होगा? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कब मैक्सिमम होगा कि अब जैसे एक बार है कि बाहर का प्रेशर डायरेक्टली 10 कर दिए, तो 10 मतलब बाहर का प्रेशर सीधे 10 है, तो 10 के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। अब है कि धीरे धीरे 10 ले जाया जा रहा, तो वहां ताकत कम खर्चा होगा ना। एक ही बार में पूरा ताकत लगा दिया है 10 सीधे 10, और एक जगह की धीरे धीरे ताकत लगा रहा है। नंदो, नंदो नंदो, ब्लैक कॉफी बनाएंगे मेरे लिए, ब्लैक कॉफी, और जिम का बैग लगाइए मेरा। चलो अब वो आगे देखते हैं। हाँ, तो इन इन क्या लिखा है रे? इन रिवर्सिबल, हाँ ठीक है, वो तो वही सब लिखा जो लिखा है। अभी प्रूफ प्रूफ बाद में देखेंगे, सब आ जाओ। अब एडियाबैटिक में हम लोग पूरा चर्चा करते हैं, है ना, ग्राफ का। अब है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्सेज एडियाबैटिक रिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल में क्या होता है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो, तो स्लोप ज्यादा कहाँ है भाई? स्लोप ज्यादा है तुम्हारा एडियाबैटिक वाले में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक वो ग्राफ समझा रहे तुमको, समझना। तो जो ग्राफ है यहाँ पे फाइनल वी सेम है, फाइनल वी सेम है। पहले क्या बनाना है? एक्सपेंशन है। तो कैसे बनाएंगे? देखो एक को बना के दिखा देते, तुम भी क्या याद रखेगा। जैसे मान ले एक्सपेंशन कर रहा है तुम, ठीक है। दिख रहा है हम बना रहे हैं जो, वो आ रहा है क्या स्क्रीन में? नहीं सर। लैग है, लैग, लैग है, लैग, दिस इज कॉल्ड लैग। अब आ गया? हाँ। तो अब देख, सेम फाइनल वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बनाएंगे एक्सपेंशन के लिए आइसोथर्मल, सेम फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल। कायदे से तो इसको बनते हुए दिखना चाहिए था, मतलब वो क्या होता है ना, वो बनते हुए दिखता है तो अच्छा लगता है। ये लैग कर रहा है। अगले बार वही क्लास ले लेंगे यार, और ये क्लास का टाइम चेंज करेंगे यार, ये 4 से 5:40 नहीं लेंगे अगर अगले बार लेना है तो। स्टूडियो से ले लेंगे, सामने दिखेगा, समझा। तो ये 5 वाला फिर नहीं रखेंगे, 3 बजे से रखेंगे, चलेगा? बोलो। हाँ सर चलिए। यस सर। हाँ, तो वहां सामने फिर तो सामने हमको भी देख पाएगा ना भाई फिर। कितने बजे से सर? 3 बजे से रखेंगे।
3 या फिर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है ना? 3.5 नहीं नहीं, 3.5 नहीं, घर आना रहता हमको। मेरे हिसाब से होगा बाबू, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। बुरा नहीं मानना है इसमें, ठीक है ना? गुरु जी का बात मान लो। चलो बाबू, सर ये स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। ये जी सब जेनजी लोग गुरु जी का, मास्टर लोगों का बात मानता है जी? हाँ क्या जी? ये सब जो जेनजी है वो टीचर लोगों का बात मानता है जी? तुम लोग जेनजी है ना रे? हाँ सर। हाँ यस सर। ना मानता है जी तुम लोग बात उत? हाँ सर। हाँ जी सर। सर, बात कर रहा ठीक हूँ। है ठीक है ठीक है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, कोई नहीं। तो देखो पहले हम क्या बना लिए, अरे यार चलो ये ग्राफ अब हम एकदम डिजिटल बोर्ड में दिखा के समझाएंगे पूरा, ठीक है? टाइम हो गया ओके सर। है ना? तो बढ़िया से बोर्ड में बना के दिखाएंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं। आज तो एकदम थ्योरी का रिवीजन किए हैं, अगले क्लास में न्यूमेरिकल भी करेंगे पूरा फर्स्ट लॉ पे। क्लियर है? हाँ यस सर। यस सर। आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा रिवीजन। यस सर। ठीक है, नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो मेरा नाम पवन विजय है बाय द वे, और मेरा नंबर चाहिए तो लिख लो। लेकिन सब एक साथ मैसेज मत कर देना, कोई ग्रुप ग्रुप है ना तुम लोग का? सर उसमें आप हो क्या? हम बोल देंगे, हमको ऐड कर देगा। ऐसे कोई काम उम होगा तो हमको कॉल कर सकता है, मेरा नंबर ले लो। लेकिन काम उम नहीं रहेगा तो ऐसे ही मत कॉल कर लेना रे, कि सर मन नहीं लग रहा सर, पता नहीं क्यों, सर थोड़ा आप सोचे आपसे अभी बात कर लेते हैं। तो बाबू उतना हमारे पास समय नहीं है, समझे ना? ठीक, सर तुम्हारा मन उन नहीं लग रहा, बात कर लेंगे हम। नंबर है हमारा 919957 ताकि हम सुनते हैं जंजी लोगों को बहुत तरह का दिक्कत होता है जिंदगी में। हाँ, तो 9199573273, ठीक है? चलो भाई, क्लास हम बंद कर रहे हैं ना? क्या बोल रहा था तुम, बोलो। सर वो आप अभी जो नोट्स से पढ़ा रहे थे वो आप सेंड कर सकते हो? कर तो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, राधे राधे। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू, राधे राधे।